हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेसी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। मैं देवेश मौर्य। आज सब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और यहाँ से ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए भी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें एमकेसी लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। तो हम टॉपिक आपको आज सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है, तो जब सेल डिवीजन के बारे में स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हम जानते हैं डिफिनीसन कि सेल डिवीजन की डिफिनीशंस क्या होंगी, फिर सेल साइकिल की क्या डिफिनीशन होगी। सेल साइकिल के बाद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो इंटरफेज क्या है, फिर यम फेज क्या है, फिर यम फेज में आने वाले या इंटरफेज में आने वाले कौन कौन से स्टेजेस हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कस कराया जाएगा। फिर लास्ट में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, फिर माइटोसिस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में आपको डिस्कस कराया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल डिवीजन, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हिस्ट्री में कि सेल डिवीजन में तो सबसे पहली जब बात आती है तो रुडोल्फ विर्को आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्को नामक साइंटिस्ट थे तो जिन्होंने सबसे पहले लाइनेस थियरी दिया था। क्या दिया था? लाइनेस थियरी उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था। ठीक है, अब लाइनेस थियरी क्या कहती है तो उनके अकॉर्डिंग, रुडोल्फ विर्को के अकॉर्डिंग ओमनिस सेलुला ई सेलुला उन्होंने यह टर्म यूज किया था। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स क्या होता है कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है पहले से उपस्थित, ठीक है, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स पहले से उपस्थित सेल के ही द्वारा वहां पे बनता है। ये रुडोल्फ विर्को ने सबसे पहले यहाँ पे सेल डिवीजन की बात रखी थी। उन्होंने बताया था कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं कार्ल नेज़लाई, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बताया, क्या बताया कि न्यू सेल का जो फॉर्मेशंस होता है, ठीक है, मतलब न्यू सेल्स जो बनती हैं पहले से उपस्थित वहां पे जो सेल प्रेजेंट होगी उसी सेल से क्या बनती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। किसने कहा था? तो कार्ल नागेली नामक साइंटिस्ट, चाहे नागेली आप रीड कर सकते हैं, नेज़लाई भी आप रीड कर सकते हैं। तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर उसके बाद स्ट्रासबर्गर के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भी बताया कि न्यू न्यूक्लियाई, मतलब नया जो न्यूक्लियाई मीन्स जो न्यूक्लियस बनते हैं, यानी जो न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, तो इन्होंने बताया कि बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, मीन्स वहां पे जो न्यूक्लियाई का जो फॉर्मेशन होता है तो वहां पे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा ही नए न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। फिर इतना जानने के बाद हम डिवीजन ऑफ माइटोसिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिवीजन ऑफ माइटोसिस पढ़ते हैं कि डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन के टाइप्स पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली सेल डिवीजन्स 3 टाइप्स के बताए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज माइटोसिस, मियासिस एंड थर्ड ए माइटोसिस। क्लियर हो गया? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है? माइटोसिस है, फिर क्या है? मियासिस है। तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस है क्या चीज़। ठीक है, तो इतना जानने के बाद यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? माइटोसिस।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस जो टर्म है, जब यहाँ पे हम देखते हैं कि माइटोसिस जो टर्म किसने दिया था, तो फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट थे, तो जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस टर्म यूज किया था। क्या, यानी फ्लेमिंग ने क्या टर्म यूज किया, माइटोसिस टर्म फ्लेमिंग ने यूज किया। फिर बात आती है माइटोसिस का डिटेल स्टडी, यानी उन्होंने टर्म यूज किया था, बट इसका डिटेल स्टडी किसने किया था, ए स्नेडियर नामक साइंटिस्ट थे, तो जिन्होंने इसका डिटेल स्टडी किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में इन्होंने किया था। फिर बात आती है कि माइटोसिस की डिफिनीशंस क्या होगी। तो माइटोसिस में जब आप पढ़ते हैं तो माइटोसिस में क्या होता है, कोई भी पेरेंट सेल्स होती है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, आफ्टर डिवाइड के बाद 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। क्लियर हो गया। और जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेरेंट सेल के इक्वल होंगे। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर पाया जाएगा उतना ही क्या पाया जाएगा, डॉटर सेल में भी पाया जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे जो जेनेटिकली आप कह सकते हैं कि जो पेरेंट सेल होंगी या डॉटर सेल्स होंगी वो जेनेटिकली क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं टू पेरेंट सेल। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे माइटोसिस की डिफिनेशन में आपको बताया गया है प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। यहाँ पे क्या होती है कि माइटोसिस के द्वारा जो प्रोड्यूस होती हैं, जो सेल्स बनती हैं वो जेनेटिकली क्या होती हैं, आइडेंटिकल सेल्स होती हैं, विच आर सिमिलर टू मदर सेल्स। चाहे पेरेंट सेल यूज करिए या मदर सेल यूज करिए, जो मदर सेल के क्या होंगी, सिमिलर होंगी। फिर अगला पॉइंट क्या कराया कि मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। मीन्स माइटोसिस में जब डिवीजन होता है तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इन डॉटर सेल, यानी जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर होगा उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी पाया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये माइटोसिस की डिफिनेशंस के बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले सेल साइकिल। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल क्या होती है सबसे पहले ये जानेंगे। तो सेल साइकिल को आप रफली डिफाइन कर सकते हैं, कंप्लीट लाइफ साइकिल। क्या होगा, कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल इज नोन एज सेल साइकिल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, तो कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल नोन एज सेल साइकिल। ठीक है, तो कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल इज नोन एज सेल साइकिल। क्लियर हो गया। फिर बात आती है कि ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल की जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, मीन्स जनरली आपको बताया गया कि कोई भी ह्यूमन सेल्स होगी, जनरल वे में आप लेते हैं तो 24 आवर्स में वो क्या होती है, डिवाइड हो करके 2 डॉटर सेल्स बना लेती है। ठीक है, तो ह्यूमन के सेल की जो लाइफ साइकिल है वो कितने आवर्स की होगी, 24 आवर्स की हो सकती है, या आप वहां पे 1 डे भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, 1 डे भी आप यूज कर सकते हैं। फिर बात आता है ईस्ट की। तो ईस्ट की जो लाइफ साइकिल होती है ओनली 90 मिनट। कितने मिनट की होती है, 90 मिनट की ईस्ट की लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, सेल साइकिल इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। यानी सेल साइकिल में 2 स्टेप पाए जाते हैं। वो 2 स्टेप क्या है, एक आपका इंटरफेज है, क्या है, इंटरफेज है, और दूसरा आपका क्या है, डिवीजन फेज या यम फेज के नाम से जानते हैं। यानी सेल साइकिल हैव 2 स्टेप, दैट इज इंटरफेज एंड यम फेज। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द इंटरफेज या यम फेज क्या है, उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। तो इंटरफेज के बारे में जब आप देखते हैं, ठीक है, तो इंटरफेज, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मिडिल स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। यानी सेल साइकिल की क्या होती है, ये मिडिल स्टेज के नाम से जानी जाती है। यानी जो 2 सेल साइकिल होंगी, ठीक है, तो 2 सेल साइकिल के बीच में क्या आता है, इंटरफेज आता है। ठीक है, अब ये जो इंटरफेज होता है तो यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जब आप देखते हैं तो क्या होता है कि सेल ग्रो इन साइज। तो पहला जब इंटरफेज स्टेज में, यानी जब सेल इंटर करती है
तो वहां पे क्या करती है, सेल की जो साइज होती है वो क्या होती है, ग्रो होती है। एंड इसी स्टेज में क्या होती है, सेल क्या होती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द नेक्स्ट डिवीजन के लिए। मतलब अगला जब डिवीजन होगा उस अगले डिवीजन के लिए सेल क्या करती है, अपने आप को यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन करती है, मीन्स पूरी तैयारी करती रहती है। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब आप देखते हैं तो ये तैयारी क्या क्या चल रही है तो आपको सिंपली विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए इस स्टेज को रेस्टिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों रेस्टिंग स्टेज कहा गया है? रेस्टिंग स्टेज इसलिए कहा गया है कि जब इंटरफेज स्टेज में जो सेल की सारी प्रोसेस चलती रहती हैं वो आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा विजिबल नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, रेस्टिंग स्टेज कहा गया है। बट यह जो सेल साइकिल का मोस्ट एक्टिव स्टेज के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मोस्ट एक्टिव स्टेज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे सेल प्रिपेयर होती है फॉर द नेक्स्ट डिवीजन के लिए, मतलब अगले डिवीजन के लिए सेल के अंदर जो भी तैयारी होगी वो सारा चलता रहता है, जिसके कारण फिर नेक्स्ट जब वहां पे एम फेज में इंटर करती है तो सेल डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान देंगे। तो अगला क्या है, आपको लिखा गया है मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी सेल साइकिल की सबसे एक्टिव स्टेज होगी। नेक्स्ट, A series of metabolic changes occur during interphase in cell cycle. These changes are not visible. मतलब एक सीरीज ऑफ चेंजेस चलता रहता है, लेकिन वो जो सीरीज ऑफ जो चेंजेस चल रहा है वो क्या होता है, नॉट विजिबल। नॉट विजिबल का मतलब दिखाई नहीं देता है। तो जब दिखाई नहीं देता है माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो इसलिए साइंटिस्ट इसको क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं या रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है। नाम तो पड़ा है रेस्टिंग स्टेज, बट मोस्ट एक्टिव स्टेज होता है। आपको पता हो गया क्यों इसको रेस्टिंग स्टेज कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होता है बट मोस्ट एक्टिव प्रोसेस चलता रहता है। तो इंटरफेज स्टेज को स्टडी के अकॉर्डिंग कि जिसको हमको स्टडी करने में सुविधा हो, तो इसको टोटल 3 ग्रुप में या 3 सब स्टेज में इंटरफेज को डिवाइड किया गया है। वो 3 सब स्टेजेस क्या हैं, एक आपका G1 है, एक S है एंड एक G2 फेज है। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में हम आगे चल करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको जानना होगा कि जो इंटरफेज है वो क्लासिफाइड किया गया कितने स्टेज में, 3 स्टेज में, सब स्टेजेस में क्लासिफाइड किया गया। किसके द्वारा? हार्वर्ड एंड पेल्क नामक साइंटिस्ट थे, तो जिन्होंने इसको 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा 3 स्टेज है। तो 3 स्टेज में आप पढ़ते हैं, एक आपका G1 फेज है, क्या है, G1 फेज, दूसरा क्या है, S फेज एंड थर्ड G2 फेज। ठीक है, तो ये जब सेल साइकिल यानी कंटिन्यूअस जब डिवाइड होता रहता है, इंटरफेस चलता रहता है, तब ये सारे स्टेज पाए जाते हैं। लेकिन जब कभी सेल परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है, मींस डिवीजन कभी क्या होता है, बंद हो जाता है, जब डिवीजन नहीं होता तो यहीं G1 स्टेज के बाद सेल साइकिल एक और स्टेज में इंटर कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, G0 स्टेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? G0 स्टेज के नाम से वो जाना जाता है। तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं 1 बाय 1 करके कि G1 स्टेज क्या है, G1 फेज क्या है, या इसी का पूरा नाम क्या हो गया, फर्स्ट गैप फेज। क्या कहलाएगा? फर्स्ट गैप फेज कहलाएगा। और जब आप सेल साइकिल आप बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, जब सेल साइकिल बनाते हैं तो क्या आता है कि यहाँ पे एक प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर आपका ये क्या हो गया, रेस्टिंग स्टेज हो जाता है, तो जिसमें आपका G1, फिर S, फिर G2 आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि G1 स्टेज किसके किसके बीच है, तो G1 स्टेज कब है, तो यानी एट द एंड ऑफ द टीलोफेज, यानी टीलोफेज और S फेज के मिडिल में क्या पाया जाता है, G1 फेज पाया जाता है। यानी G1 फेज किसके किसके बीच में है, टीलोफेज और S फेज के मिडिल में। ठीक है,
वहां पे क्या पाया जाता है, जीवन फेज प्रेजेंट होता है। तो उसी जीवन फेज के बारे में हमने पढ़ना होता है। तो क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। यानी सपोज करिए अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल को लेकर के चलते हैं, किसको लेकर चलते हैं, ह्यूमन सेल को अगर आप लेकर चलते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन सेल को लेकर चलते हैं तो ह्यूमन सेल क्या होती है, 24 आवर्स लेती है। ठीक है, तो कितना आवर्स, 24 आवर्स ह्यूमन की क्या होती है, सेल साइकिल होती है, यानी ह्यूमन सेल साइकिल। तो ह्यूमन सेल साइकिल कितने आवर्स की होगी, 24 आवर्स की होगी। उस 24 आवर्स में क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो जो जीवन फेज होता है तो लगभग यह जो स्टेज होता है 12 आवर्स में कंप्लीट होता है। कितने आवर्स में, 12 आवर्स मीन्स 12 घंटे, यानी 24 घंटे में 12 घंटे क्या होता है कि केवल जीवन फेज लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट फेज होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की, ये लॉन्गेस्ट फेज के रूप में जानी जाती है। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर जाते हैं, यानी उनका नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नंबर में वो इंक्रीज करते हैं। फिर जीवन फेज में याद रखना है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, ठीक है, तो क्या है कि इसमें आरएनए एंड प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस पाया जाता है, यानी आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस फेज। क्लियर हो गया। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो साथ ही साथ सेल ग्रो मैक्सिमम इन साइज। ठीक है, यानी मैक्सिमम क्या होती है, वहां पे सेल का ग्रोथ भी पाया जाता है, यानी जीवन स्टेज में जो सेल्स होगी उसकी जो साइज होगी, ठीक है, वो मैक्सिमम ग्रोथ करती है। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सेल टेक्स प्लेस इन जीवन फेज। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। अब यहां पे इतना जानने के बाद तो यहां पे जो हमारा एमकेसी ऑनलाइन ऐप है, ठीक है, आपके लिए है। यहाँ पे सारी सुविधाएं जैसे ऑफलाइन में आपको मिलती है वैसे ही सारी सुविधा ऑनलाइन में भी आपको प्रोवाइड करा जाता है। डाउट काउंटर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी आपको यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में जाएंगे, ऑनलाइन आपका टेस्ट भी होता रहता है, ऑनलाइन डेली आपके क्लासेस चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे यस फेज में जब इंटर करते हैं, यानी जीवन फेज के बाद कौन सा फेज आता है, यस फेज आता है। तो यस फेज जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से भी जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से जाना जाता है। अब जब देखते हैं तो जो यस फेज होता है इट इज कंप्लीट होता है, यानी 24 आवर्स में। जब आप 24 आवर्स में देखेंगे तो 12 आवर्स किसका हो गया, तो लगभग आपका जीवन का हो गया। फिर 6 to 10 आवर्स जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये किस में कंप्लीट होता है, यस फेज। यानी यस फेज को कंप्लीट होने में लगभग आपको 6 to 10 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान देना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि रिप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन टेक्स प्लेस, यानी रिप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जब अगर आपसे हिस्टोन प्रोटीन की बात कहा जाए तो उसका जो रिप्लिकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, या सिंथेसिस कहाँ पे होगा, यस फेज में होगा। डीएनए का रिप्लिकेशन यानी न्यूक्लियर डीएनए जो होगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसका रिप्लिकेशन भी यस फेज में होता है। रिप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे डीएनए का मान लीजिए कंटेंट, डीएनए का कंटेंट याद रखिएगा, तो डीएनए कंटेंट सपोज करेंगे अगर क्या है 2C है, डीएनए कंटेंट 2C है। ठीक है, डीएनए कंटेंट क्या है, अगर यहाँ पे 2C की पाई जा रही है, ठीक है, तो डीएनए का कंटेंट अगर 2C के रूप में मिल रहा है तो यस फेज में डीएनए का कंटेंट कितना हो जाएगा, 4C, यानी आफ्टर रिप्लिकेशन, यानी डीएनए का अमाउंट जो होता है वो 2 गुना हो जाता है, यानी डबल्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल में अगर डीएनए का कंटेंट
यानी अमाउंट अगर कह सकते हैं कि 2C के फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे 4C हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। बट आप क्या बताएंगे, बट यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं पाया जाएगा। जितना अगर मान लीजिए क्रोमोसोम 2n था G1 फेज में, तो S फेज में 2n ही रहेगा, या आफ्टर S फेज के बाद भी केवल 2n ही क्रोमोसोम रहेगा। यानी क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है कि रिप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो बात आती है साइटोप्लाज्मिक डीएनए क्या है, तो द डीएनए विच आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक डीएनए। मींस जो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रिप्लिकेशन किसी भी स्टेज में हो सकता है, सेल साइकिल का कोई भी स्टेज में वहां पे साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रिप्लिकेशन चल सकता है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट लाइन ये भी, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं। सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन हो जाता है, मींस 1 सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं, ठीक है। किस फेज में, यस फेज में, यानी यस फेज में सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन चलता है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, G2 फेज में। कहाँ पे, G2 फेज, यानी यस फेज के बाद G2 फेज आता है, या प्री माइटोसिस फेज इसको कहते हैं। प्री माइटोसिस फेज इसलिए कहा जाता है कि यह माइटोसिस के ठीक पहले यह कौन सा स्टेज होता है, G2 स्टेज होता है, इसलिए प्री माइटोसिस फेज कहते हैं। यह क्या होता है, टेक्स 3 to 4 आवर्स। यानी सेल साइकिल में इंटरफेज में अगर पूछा जाए कि यस G1 यस G2 में सबसे कम टाइम कौन लेता है, तो सबसे कम टाइम किस में चलता है, वहां पे G2 फेज। अगर चारों में पूछा जाए कि यस फेज, G1 फेज, G2 फेज, यम फेज में सबसे कम वहां पे ड्यूरेशन किसका पाया जाता है, तब वहां पे आपका राइट आंसर यम फेज होगा। लेकिन अगर केवल 3 G1 यस और G2 में पूछा जाए सबसे कम टाइम कौन लेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, G2 स्टेज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये क्या होता है, 3 to 4 आवर्स होगा। फिर अगला पॉइंट, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीजेज इन सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जो इंक्रीज की जो बात चल रही थी, तो G1 स्टेज में भी चलता है एंड G2 स्टेज में भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते रहते हैं। क्लियर हो गया। फिर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन की अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात आती है तो आप यस फेज कहेंगे। ओनली आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस की बात आती है तो आप क्या कहेंगे, तब उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, वहां पे यस फेज बोलेंगे। लेकिन अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन का ऑप्शन आपसे पूछा जाए तो देन ट्यूबुलिन प्रोटीन वहां पे अगर आप पढ़ते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन होगा वो G2 स्टेज में होगा। तो याद रखिएगा, स्पिंडल फाइबर्स एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड किस स्टेज में, G2 स्टेज में सिंथेसाइज होता है। फिर बात आती है सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो G2 स्टेज में जो भी एनर्जी होगा यहाँ पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि आगे सेल डिवीजन होगा तो वहाँ पे एनर्जी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी का स्टोर का काम किस स्टेज में, G2 स्टेज में चलता रहता है। तो इतनी सारी प्रोसेस आपने देखा G1 में, यस फेज में, G2 फेज में, ये सारी प्रोसेस जो चलती रहती हैं, उसी प्रोसेस के चलते रहने के कारण इसको बोला गया है कि इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। तो चलिए, तो ये आपके तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं यम फेज के बारे में या माइटोसिस फेज के बारे में पढ़ते हैं। जो माइटोसिस फेज जब पढ़ते हैं तो उसमें कुल 4 सब स्टेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे स्टेज आएंगे। तो चलिए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब
इतना जानने के बाद अब उसको डिस्कस करने से पहले एक आपको क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब सेल साइकिल यानी स्टॉप हो जाती है, यानी सेल डिवीजन क्या होता है, रुक जाता है, तो सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एक आपका क्या होता है, जी नॉट फेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जी नॉट फेज होती है। तो जी नॉट फेज जब सेल साइकिल G1 में इंटर करती है तो उसी G1 फेज के बाद जी नॉट में इंटर कर जाती है, जहां पे सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो सेल साइकिल रिमेन अरेस्टेड, मतलब अरेस्ट हो जाती है, जहां पे रुक जाती है, ओनली इन जी नॉट फेज ऑफ द G1। ठीक है, जी नॉट फेज ऑफ द G1 में क्या होती है, वहां पे सेल साइकिल बंद हो जाती है। तो कार्ड जी नॉट फेज के नाम से वो जाना जाएगा। इन एक्टिव स्टेज होती है। कैसी स्टेज होती है, इन एक्टिव स्टेज होगी, जहां पे सारी एक्टिविटीज लगभग बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो जब इनएक्टिव स्टेज होता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज कहते हैं। क्या कहलाएगा, क्विसेंट स्टेज के नाम से वो जाना जाता है, यानी जी नॉट इज आल्सो नोन एज क्विसेंट स्टेज। ठीक है, अब क्विसेंट स्टेज में क्या होगा कि वहां पे वो सारा प्रोसेस इनएक्टिव रूप से, यानी सेल की एक्टिविटीज पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन वहां पे वो सेल जिंदा रहेगी, ठीक है, काम करती रहेगी, लेकिन सेल की डिवीजन से रिलेटेड सारी बातें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो G0 फेज इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो यह G0 जो फेज है कि किस सेल में पाई जाती है, परमानेंट टिश्यू में पाई जाती हैं। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू में एक्टिव रूप से सारा प्रोसेस चलता रहता है, बट सेल डिवीजन किससे रिलेटेड कोई भी प्रोसेस नहीं चलता है। ठीक है, तो सेल साइकिल इज रनिंग बाय ए ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। तो यह जो जी नॉट सेल में जो इंटर कर रही है सेल जी नॉट फेज में, तो वहां पे बताया गया कि एक स्पेशल प्रोटीन के द्वारा यह सारा प्रोसेस रेगुलेट होता है। तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, साइक्लिन्स एंड CDK। ठीक है, तो CDK का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या नाम होगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यह जो सारा प्रोसेस है, यह इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है। फिर एक आता है आपको जानकारी के रूप में रखने के, MPF। पूरा नाम क्या है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो ये मैचुरेशन जो प्रमोटिंग फैक्टर्स होता है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है माइटोसिस एंड मियासिस प्रोसेस को। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो आपको माइटोसिस एंड मियासिस फेजेस ऑफ द सेल साइकिल को स्टिमुलेट करने का काम क्या कौन करेगा, MPF, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डिवीजन फेज के बारे में पढ़ते हैं। तो डिवीजन फेज जब आप पढ़ते हैं, यानी M फेज के बारे में जब आपको पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि इट इज कंप्लीटेड होता है कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, क्या कहलाएंगे, इसका मीन्स क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यानी जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस जो टर्म था किसने यूज किया था, सिनेडियर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस टर्म यूज किया था। अब जो कैरियोकाइनेसिस स्टेजेस हैं, ये कुल 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज के नाम से आप स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी जब न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो वह साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो साइटोकाइनेसिस जो टर्म था, व्हाइटमैन नामक साइंटिस्ट ने साइटोकाइनेसिस टर्म का फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यूज किया था। अब चलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, तो कैरियोकाइनेसिस, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो चलिए हम आपको डिस्कस करते हैं प्रोफेज के बारे में। किसके बारे में? प्रोफेज के बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो प्रोफेज जब आप पढ़ते हैं तो यानी जो आपके चारों स्टेप हैं, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज क्या होते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। कैसी स्टेज होती है? लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। एनाफेज जो होगी वो क्या होगी? शॉर्टेस्ट स्टेज होगी। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लॉन्गेस्ट स्टेज प्रोफेज, शॉर्टेस्ट स्टेज एनाफेज। क्लियर? तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि प्रोफेज क्या होगी? लॉन्गेस्ट स्टेज होगी। पहला पॉइंट आप ध्यान देंगे। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल डिक्रीजेस, यानी जब सेल साइकिल में प्रोफेज प्रोसेस चलता रहता है तो उस टाइम सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती है? डिक्रीज कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? डिक्रीज कर जाती हैं। और क्रोमोसोम जब आप पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? कंडेंस्ड होते हैं। सॉरी, क्रोमैटिन जो नेटवर्क होंगे तो क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर के क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और जब प्रोफेज एंड होने लगेगा तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेल्स ये सब क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो उस पॉइंट को आप देखते हैं। तो क्रोमैटिन जो थ्रेड्स होंगे या क्रोमैटिन जो नेटवर्क होंगे कंडेंस्ड होकर के क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखते हैं कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? उनका रिप्लिकेशन आपने देखा था। कहां पे हो गया था? यस फेज में सेंट्रियोल्स का रिप्लिकेशन हो गया था। और रिप्लिकेटेड जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, यानी सेल के अपोजिट पोल पे वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, याद रखिएगा, मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ मूव करना वो क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। फिर एस्ट्रल रेस फॉर्म्स ड्यू टू द डिलीशन ऑफ प्रोटीन अराउंड द सेंट्रियोल्स। अब जब सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं तो उसी टाइम पे क्या होता है? एस्ट्रल रेस का यानी फॉर्मेशन होता है। ठीक है? और वही एस्ट्रल रेज आगे क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? तो एस्ट्रल रेज वहां पे बनने लगेगा। क्यों बनने लगेगा? क्योंकि जो प्रोटीन्स होती है उसका क्या होगा? जिलेशन होने लगेगा। और जब जिलेशन होगा तो सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन होने लगेगा। अगर एस्ट्रल रेस के द्वारा डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस कहेंगे। तो एस्ट्रल माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में जब वहां पे माइटोसिस जो डिवीजन होगा, कहां पे? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में कैसा होगा? नॉन एस्ट्रल डिवीजन पाया जाता है, मतलब वहां पे एस्ट्रल रेज नहीं बनती हैं, यानी नॉन एस्ट्रल, ठीक है, या एन एस्ट्रल माइटोसिस कहेंगे। ठीक है? क्या कहलाएंगे? नॉन एस्ट्रल माइटोसिस कहां पाया जाएगा? प्लांट्स में। नॉन एस्ट्रल माइटोसिस प्लांट में पाया जाता है, मीन्स वहां पे एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है? अगला बात आती है कि जब लेट प्रोफेज जब आता है, यानी जब प्रोफेज एंड होने वाला होगा तो उस टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है? और स्पर्मी स्टेज ऑफ क्रोमोसोम, तो इस कंडीशन को क्रोमोसोम का स्पर्मी स्टेज या स्पर्मी स्टेज के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है? तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो प्रोफेज में ही आपको बताना है क्या कि एंड ऑफ प्रोफेज जो सेल ऑर्गेनेल्स हमने आपको बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियोलस, ये भी क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। प्लांट सेल में भी आपको हमने डिस्कस किया कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी प्लांट सेल में आपको जब प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ते हैं तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। जब सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा तो वहां पे एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तब प्लांट सेल में जो माइटोसिस डिवीजन पाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एस्ट्रल माइटोसिस कहेंगे। ठीक है? ये बात आपको क्लियर हो गया। तो फिगर के माध्यम से आपको बताया गया कि ये प्रोफेज है, ये आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है। अभी न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, लेकिन जब ये
कंप्लीट होते समय क्या होगा कि लेट प्रोफेज आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो फिर आपको बताया गया कि यहाँ पे कि एमकेसी का पब्लिकेशन यानी है, इस पब्लिकेशन के माध्यम के एमकेसी के पब्लिकेशन से आपको बुक प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, और अगर आप बुक यहाँ से परचेस करते हैं तो आपके घर तक फ्री डिलीवरी के रूप में यहाँ से भेजी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बुक में डिस्काउंट भी दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बुक का जो डिस्काउंट है तो 20 to 25% आपको डिस्काउंट के साथ साथ फ्री डिलीवरी आपके घर तक दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे जब मेटाफेज स्टेज आते हैं यानी प्रोफेज के बाद कौन सा स्टेज आता है, मेटाफेज स्टेज आता है। तो मेटाफेज स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम्स इस स्टेज में क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। यानी मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान देना है। जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो सब आकर के इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो जाते हैं। जो सेल का इक्वेटर लाइन होगा उस सेल के इक्वेटर लाइन पे ये क्या होते हैं, आकर के अरेंज्ड होते हैं। और जब इक्वेटर लाइन पे अरेंज होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही साथ जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे आकर के क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ जुड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी आपके पढ़ते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा जाएगा। और मेटाफेज स्टेज में ही हम क्रोमोसोम का शेप और साइज भी मेजर कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट इस फेज है ये आपका मेटाफेज। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या होगा, क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं इक्वेटर ऑफ द सेल, यानी जो सेल का जो इक्वेटर होगा वहां पे आकर के अरेंज हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट के नाम से वो जाना जाएगा। पहला पॉइंट होगा। दूसरा आपको क्या होगा, क्रोमोसोमल फाइबर्स डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ये पोल टू पोल, यानी आगे भी फिगर आपको मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए ये आपका सेल हो गया, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर पोल टू पोल फैलेगा, यानी एक पोल से दूसरे पोल तक चला जाएगा, बीच में कहीं किसी से नहीं जुड़ता है, तो दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल फाइबर या डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर कहलाएगा। कि यहाँ पे क्रोमोसोमल जो फाइबर्स होंगे या जो डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स होंगे उस पॉइंट को ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि पोल से आकर के कहां से जुड़ जाएंगे, सेंट्रोमियर से आकर के जुड़ जाएंगे, यानी पोल से आकर के सेंट्रोमियर से जुड़ जाएंगे। तो जो पोल से आकर के सेंट्रोमियर से जुड़ेंगे तो उसको डिसकॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। और जो पोल टू पोल यानी क्या होंगे, रन करेंगे, यानी एक पोल से दूसरे पोल तक रन करेंगे, बीच में कहीं पे भी नहीं जुड़ेंगे, तो क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस। फिर से कॉन्टिन्यूअस क्या है, कॉन्टिन्यूअस जो पोल टू पोल जाएगा कॉन्टिन्यूअस, जो पोल से जाकर के सेंट्रोमियर से जुड़ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इसको आप लर्न करिएगा। फिर बात आती है कि स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिंडल फाइबर बने किसके होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड आरएनए के बने होते हैं, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो परसेंटेज होगा 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा, 3% आरएनए होता है। ठीक है, और मेटाफेज में लार्ज क्रोमोसोम्स, अगला क्या है स्पेसिफिक इसका कैरेक्टर्स क्या है कि जो लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरीफेरी अरेंज्ड होते हैं। जो स्मॉल क्रोमोसोम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कहाँ होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लार्ज क्रोमोसोम्स लाइज पेरीफेरी एंड स्मॉल क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इतना जानने के बाद तो ये मेटाफेज से के रिलेटेड आपसे देखिए फिगर है। तो सेंट्रोमियर लाइस इक्वेटर की तरफ पहुंच जाएगा, आर्म्स जो होंगी टुवर्ड्स द पोल, तो यानी आर्म्स टुवर्ड्स द पोल की जब बात आएगी तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है, इससे क्या निकला, स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। अब स्पिंडल फाइबर देख रहे थे, ये क्रोमोसोम हो गया। तो क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड है, ये जो क्रोमैटिड्स आपको दिख रहा है,
तो क्रोमेटिड्स किधर है, ये पोल की तरफ है, और बीच में यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा, यानी आपका सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर नीचे क्या होते हैं, काइनेटो, ये सेंट्रोमियर हो गया, क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। अब सेंट्रोमियर से क्या जुड़ा रहता है, काइनेटोकोर जुड़ा रहता है। अब इसी काइनेटोकोर से डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर आकर के यहाँ पे जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। और जो पोल टू पोल जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहेंगे। और जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये आकर के इक्वेटर लाइन पे अरेंज हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, मेटाफेजिक प्लेट कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा, और सेंट्रोमियर के बोथ साइड्स पे काइनेटोकोर अटैच रहते हैं, उसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जुड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखिए, तो यहाँ इस फिगर के माध्यम से ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये जो पोल से सेंट्रोमियर के पास आकर के जुड़ जा रहे हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर ये सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल से क्या बन रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए एस्ट्रल डिवीजन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये मेटाफेज के बारे में था। तो यहाँ पे रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं, कहाँ पे, मेटाफेज स्टेज में, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, अब एनाफेज के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो एनाफेज क्या होती है, सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होती है। कैसी स्टेज होती है, जितने भी आपको चारों स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हैं, तो उन फेज में से शॉर्टेस्ट फेज क्या होगी, एनाफेज होगी, ठीक है। इन अर्ली एनाफेज में क्या होगा, इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर होते हैं। क्या होते हैं इंटरजोनल फाइबर, तो इसको ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, सेल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गए, ये क्रोमोसोम्स हो गए, क्या हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए। तो आपने जो ये जब जुड़ेंगे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, जो पोल टू पोल जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहीं पे जहाँ पे इक्वेटर होगा तो यहाँ पे भी ऐसे फाइबर्स बनना शुरू करते हैं। क्या बनना शुरू करते हैं, फाइबर्स। इसको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। क्या बोलते हैं इसको, इंटरजोनल फाइबर्स। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये इंटरजोनल जो फाइबर्स हैं, ठीक है, वो स्मॉल अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कहाँ पे अपीयर होंगे, इक्वेटर ऑफ सेल में क्या होंगे, ये दिखाई देने लगते हैं। यानी सेल के इक्वेटर पे ये क्या होंगे, अपीयर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ये दिखाई देने लगेंगे। अब उसके साथ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट लेंथ वाइज। अब जो सेंट्रोमियर होगा वो टूटता है, स्प्लिट करता है। क्यों स्प्लिट करता है, तो उसके पीछे आपके दो रीजन्स बताए गए हैं। तो जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर होगा तो उसमें क्या पर चलने लगता है, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चलने लगता है। मतलब वो सेल क्या होती हैं, फाइबर्स, अब वहां पे दोनों तरफ से पोल की तरफ से सिकुड़ना स्टार्ट करती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा और साथ ही साथ जो इंटरजोनल फाइबर होगा, ठीक है, तो इंटरजोनल फाइबर क्या करता है, एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करना तो मतलब वो क्या करेगा कि सेंट्रियोल को स्प्लिट करके, स्प्लिट होने पे उसको पुश करेगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं क्रोमोसोमल फाइबर वो पुश करेंगी। तो ये पुशिंग एंड पुलिंग प्रोसेस जब चलने लगता है तो स्प्लिट जो क्रोमोसोम जो दो भागों में स्प्लिट हो गया है तो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू कर देते हैं। किस स्टेज में, एनाफेज स्टेज में। तो देखिए पूरा पॉइंट को, तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा वो स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी डिवीजन सेंट्रोमियर का क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं चलता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोथ साइड्स सेम रहेंगी, बट यहाँ पे क्रोमैटिड का डिवीजन आप कह सकते हैं हो जाता, जो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, अब उनका डिवीजन हो जाएगा, प्रत्येक क्रोमोसोम के पास एक एक क्रोमैटिड रह जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल इन ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज, ठीक है। अब वहां पे माइटोटिक एनाफेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी संख्या क्या होगी, डबल्स हो जाए। क्यों, क्योंकि जब स्प्लिट करेगा क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर तो एक
क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड, दूसरे क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड, तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो यहीं पे डबल हो जाएगा। तो यानी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल किस स्टेज में होगा, तो एनाफेज। अभी आगे हम फिगर के माध्यम से आपको शो करके बता रहे हैं, ठीक है। अब इंटरजोनल जो फाइबर्स होगा वो क्या करेगा, एक्सपेंड करता है, तो पुश द क्रोमोसोम को पुश करेगा अपोजिट पोल की तरफ। और दूसरा जब आप पढ़ते हैं कि जो क्रोमोजोमल फाइबर्स होगा या जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसके द्वारा क्या होगी, तब वहां पे पुलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो अपोजिट पोल की तरफ उस क्रोमोसोम को पुल कर लेती है। अब फिगर के माध्यम से देखिए, ठीक है। तो ये जो एनाफेज जब आप देखते हैं तो बाई पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म जब चलता है तो रैपिडली जो होते क्रोमोसोम मूव करके अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जब आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया कि लगभग 30 ATP यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है ये पुलिंग एंड पुशिंग प्रोसेस को करने में, ठीक है। अब क्रोमोसोम रीच एट द पोल इन लेट एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स क्या होता है, पहुंच जाता है। अब ध्यान दीजिए फिगर के माध्यम से, जब फिगर के माध्यम से जब आप देखते हैं, ठीक है, तो फिगर के माध्यम से जब आप देखते हैं तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, तो प्रत्येक क्रोमोसोम को आप ध्यान दीजिए कि दो दो क्रोमैटिड्स होंगे, ठीक है। कितने क्रोमैटिड्स, दो दो क्रोमैटिड्स थे। तो यहाँ पे पहले स्टेज में प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड थे, दो दो क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड दो क्रोमैटिड, ये दो दो क्रोमैटिड्स होंगे। जब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींच लेंगे तो क्या होगा, तो प्रत्येक क्रोमोसोम के पास एक एक क्रोमैटिड रह जाएगा, ठीक है। अब एक एक क्रोमैटिड वहां पे अपोजिट पोल के पास पहुंचने पे ये सब एक एक क्रोमैटिड दिखाया जाएगा, कितने, एक एक क्रोमैटिड, ठीक है। तो एक एक क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज जो शॉर्टेस्ट स्टेज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है टीलोफेज के बारे में। तो जो टीलोफेज होता है इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो प्रोसेस प्रोफेज में हुआ था उसी का रिवर्स प्रोसेस क्या चलता है, टीलोफेज में चलता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टीलोफेज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल जो होगी वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या होते हैं, रीअपियर्स हो जाते हैं। और क्रोमोसोम जो कंडेंस फॉर्म में हो गए थे फिर से वो क्या हो जाते हैं, रिकॉइल होते हैं और क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रीअपियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का ये सारा यहाँ पे क्रोमोसोम नेटवर्क बना लिया आ करके, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सारे अपियर्स हो जाएंगे। और इसी स्टेज में लेट प्रोफेज में ही लेट टीलोफेज स्टेज में ही साइटोकाइनेसिस का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसके बाद हम साइटोकाइनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस पढ़ने से पहले तो यहाँ पे आपको बताया गया तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी MKC ऐप पे चल रहा है, जिससे आप मात्र 199 रुपीज़ में आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आप देखते हैं तो साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है, तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होता है, लेट एनाफेज स्टेज में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस डिफरेंस होता है और प्लांट सेल में भी साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस डिफरेंस पाया जाता है। तो प्लांट सेल के पढ़ने से पहले एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस चलता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोसेस चलता है। क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो का फॉर्मेशन होता है। इसी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो के फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। अब फरो क्या क्या है, मान लीजिए सेल है तो यहीं से इधर से बीच से यहाँ से ऐसे सेल क्या होगी, अंदर की तरफ यहीं से धंसना शुरू करेगी। और जब सेल अंदर की तरफ धंसना शुरू करती है,
ठीक है, कहाँ से, मिडिल से। तो देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ ये धंसना स्टार्ट की रही है। तो जब सेल अंदर की तरफ धंसना, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल ऑर्डर, मीन्स पेरीफेरी से डिवीजन स्टार्ट होगा, यानी साइटोप्लाज्म का, और किधर चलता है, सेंटर की तरफ चलता है, तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल ऑर्डर। इस तरीके से वन पेरेंट सेल से 2 वहां पे डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो प्लांट सेल्स होती हैं, तो वहां पे जो डिवीजन होता है कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता कॉन्स्ट्रिक्शन? क्योंकि बताया गया कि जो प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, तो इसलिए वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं चलता है। तब वहां पे सेल प्लेट बनती है, यानी प्लांट सेल में क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है। उसी सेल प्लेट के द्वारा सेल का क्या होता है, डिवीजन चलता है। तो साइटोकाइनेसिस जब हम प्लांट सेल में पढ़ते हैं, तो प्लांट सेल में क्या होती हैं कि जो गोल्जी बॉडीज वगैरह होती हैं, ठीक है, वो आ करके कहाँ पे, सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, या मिडिल ऑफ द साइटोप्लाज्म में क्या होती है, वो आ करके इकट्ठा हो जाती हैं। और जब इकट्ठा होने जाती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। और उसी सेल प्लेट के द्वारा जो सेल्स होती है डिवाइड हो करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब बात यहाँ पे इसलिए फिगर ये दिया गया है, तो यहाँ पे जो सेल की प्लेट की बनने की प्रक्रिया है कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंटर से स्टार्ट होती है, और किधर की तरफ चलती है, परिधि की तरफ, यानी पेरीफेरी का मूवमेंट होता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे कि जो साइटोकाइनेसिस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर की तरफ से स्टार्ट होता है और पेरीफेरी की तरफ मूव करता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पे सेल प्लेट की बनने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है। एनिमल सेल में जो वहाँ पे डिवीजन चलता है वो सेंट्रीपेटल चलता है, बट प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मूवमेंट होता है। इतना जानने के बाद फिर हम अगला पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब माइटोसिस का सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं तो क्या करता है, तो जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म का वो किसके द्वारा पाया जाता है, माइटोसिस के द्वारा डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बॉडी वो भी किसके द्वारा चलता है, माइटोसिस के द्वारा चलता है। फिर शरीर में जो भी रिपेयरिंग का प्रोसेस है, रिपेयरिंग का मतलब कहीं पे कट जाए, ठीक है, तो वहां पे रिपेयरिंग का भी प्रोसेस माइटोसिस के थ्रू चलेगा। रीजनरेशन का मतलब किसी ऑर्गन का अगर लॉस्ट हो जाता है, जैसे छिपकली की आप टेल है, लॉस हो जाती है फिर से बन जाती है। स्टार फिश का कोई आर्म लॉस हो जाता है तो फिर से बन जाता है। तो उन सबको बनने में कौन हेल्प करता है, माइटोसिस हेल्प करता है। यानी रीजनरेशन, रिपेयरिंग, ये सब प्रोसेस भी माइटोसिस के थ्रू पाया जाता है। अब माइटोसिस आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन माइटोसिस से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए उसको हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है उसके बारे में देखिए। तो इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल, ठीक है, अ सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है ह्यूमन सेल में, आपको हमने बताया 24 आवर्स होता है, और जो यम फेज का स्टेज है केवल 1 आवर्स का होता है। कितने आवर्स का होगा, ओनली 1 घंटे का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यम फेज स्टेज, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर हो गया। दूसरा फाज पढ़ते हैं, इंटरफेज लास्ट मोर देन 95%। तो जो पूरा सेल साइकिल है, तो उस सेल साइकिल में 24 आवर्स में जब आप देखेंगे तो 24 आवर्स में केवल 1 घंटा आपका क्या लगता है, यम फेज जाता है, और मोस्टली आपका लगभग 20 से 22 घंटा या 23 घंटा यानी 23 आवर्स आपका इंटरफेज ले लेता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 95% से जो ज्यादा ड्यूरेशन कौन सा होगा, इंटरफेज की अवस्था पाई जाएगी। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। फिर डीएनए काउंटेंट गेट्स हाफ इन यस फेज, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो डीएनए का कंटेंट होता है यस फेज में हाफ नहीं होता, डबल हो जाता है। तो स्टेटमेंट ये गलत है। फिर G2 फेज इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज। तो G2 फेज आपने जस्ट पढ़ा, तो उसको हम पोस्ट ना कह करके क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक
फेज कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट आपका ए सही है, स्टेटमेंट आपका बी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए एंड बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में करा द फॉलोइंग फेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव यम फेज। तो दो सक्सेसिव यम फेज के बीच में कौन सा स्टेज आएगा, तो इंटरफेज आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो यम फेज के बीच में कौन सा स्टेज रहता है, इंटरफेज रहता है। तो गैप फेज नहीं रहेगा, सिंथेसिस फेज नहीं रहेगा, साइटोकाइनेसिस नहीं रहेगा, तो इंटरफेज। तो राइट आंसर क्या हो गया, इंटरफेज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल्स इन द, यानी डीएनए का अमाउंट जो है किस स्टेज में डबल्स हो जाता है। तो सिंपल सा यह आपको बताया गया, यस फेज में इसका जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाएगा, डबल्स हो जाएगा। G1 फेज में आपने देखा तो प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होगा। G2 फेज में आपने देखा ट्यूबलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि G2 स्टेज में सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर भी इंक्रीज करता है। तो ये सब आपके हो गया। यम फेज आपका यहाँ पे होता नहीं, यहाँ पे डिवीजन चलता है। यस फेज तो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज, यानी जब सेल डिवाइड नहीं होती है तो G1 फेज से एग्जिस्ट कर जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। तो उस स्टेज का नाम क्या है, तो फेज टू इंटर इन द इनएक्टिव स्टेज में इंटर कर जाती है। तो उस इनएक्टिव स्टेज को हम क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज, यानी जो G0 स्टेज है आल्सो नोन एज क्विसेंट स्टेज कहलाएगी। ठीक है, तो यानी सेल डिवीजन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी कैरियोकाइनेसिस ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, मेटाकाइनेसिस सेल डिवीजन से रिलेटेड ही नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्विसेंट स्टेज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि मैचिंग का टाइप का क्वेश्चन है आपका कि मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी मैच कराइए फिर उसमें सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो G1 फेज है, तो G1 फेज तो फर्स्ट गैप फेज के नाम से आता है। चलिए ये मैच आपका कर गया। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन जब होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। फिर कैरियोकाइनेसिस क्या है, तो कैरियोकाइनेसिस जब आप पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर का डिवीजन कहलाएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस हो गया। यस फेज आपका क्या है, सिंथेटिक फेज है। तो इस तरीके से जब आप राइट आंसर इन सब में आप मिलाएंगे, तो जब वहां पे मिलाएंगे तो कौन सा मैच कर रहेगा, तो फर्स्ट का फर्स्ट, तो फर्स्ट का फर्स्ट ये मिल गया। ठीक है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट आपको ये मिल गया। ठीक है, और उसके बाद थर्ड सेकंड का आपका क्या रहा है, सेकंड का थर्ड आ रहा है, तो सेकंड का थर्ड आ रहा है। थर्ड का क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो सॉरी थर्ड का आपका सेकंड आ रहा है, थर्ड का आपका सेकंड हो गया। यस का फर्स्ट आ रहा है, यानी फोर्थ का फोर्थ आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इफ ही सेल हैज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज। आपको पढ़ाते समय हमने अभी आपको डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 स्टेज में क्या है, 2n है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल आफ्टर यस फेज। हमने कहा था क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता इंटरफेज में, जितना G1 स्टेज में रहेगा उतना यस फेज में रहेगा, उतना ही G2 में भी पाया जाएगा, सेम सब में रहेगा। तो इसका मतलब कि आफ्टर यस फेज में इसका जो नंबर होगा वो क्या रहेगा, 2n ही आपको पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी CDK, आपको हमने बताया कि ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसी के द्वारा सेल की साइकिल रेगुलेट होती रहती है कि सेल को डिवाइड होना है या सेल को डिवाइड नहीं होना है। अगर यानी डिवाइड होने का मतलब वहाँ पे G1 के बाद यस फेज चलेगा कि नहीं चलेगा, या G1 के बाद G0 में स्टेज करेगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट
काइनेज पे डिपेंड करता है और साइक्लिन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्ट एट ए माइटोटिक पॉइजन, नहीं, गलत है। कॉज डिसेंबली ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी नहीं करता है। कंट्रोल वेरियस फेजेज ऑफ सेल साइकिल, ये आपका राइट आंसर लग रहा है। अरेस्ट सेल डिवीजन ड्यू टू द नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, तो ऐसा नहीं कि सेल को स्पिंडल बनाने से रोक देगा और जिससे सेल का डिवीजन रुक जाएगा, नहीं। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करेगा वेरियस फेजेज ऑफ द सेल साइकिल को, ये करेगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यू अंडर ए माइक्रोस्कोप डू नॉट शो, यानी जब सेल को हम प्रोफेज के एंड पे देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में क्या नहीं शो करेगा, तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई देगा, गायब हो, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स प्रोफेज के एंड पे समाप्त हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। जब आप देखेंगे तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप भी गायब हो जाएगा, तो राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो गया। यानी प्रोफेज के एंड पे ये सारे क्या के सारे जितने चारों ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी शो नहीं करेगा, ठीक है। 8 क्वेश्चंस हो गए। 9th को देखते हैं कि 9th जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो 9th क्वेश्चन क्या है कि द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज रिफर्ड एज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन फ्रॉम द गिवन डायग्राम, तो गिवन डायग्राम से आपको दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या है, अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। तो अपोजिट पोल की तरफ जब जाते हैं तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, एनाफेज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनाफेज इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर अगला क्या करा कि बैक्टीरियल सेल डिवाइड पर मिनट, यानी कोई भी बैक्टीरियल सेल होगी 1 मिनट में डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स यानी डबल हो जाती है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट इज फिल्ड विद द पेट्री प्लेट इन द हाफ एन आवर, यानी कोई प्लेट है उसको भरने में हाफ आवर्स लगते हैं, यानी पूरा फुल होने में, ठीक है। तो इसका आधा यानी इसका हाफ होने में कितना लगेगा, 29 मिनट्स। इसका 1/4 होने में कितना लगेगा, 20, क्योंकि हर 1 मिनट के बाद वो डिवाइड होती चली जा रही है। तो यानी 30 मिनट में पूरा भर रहा है तो 29 मिनट में आधा रहा होगा, 28 मिनट में उसका 1/4 रहा होगा। तो दैट इज राइट आंसर आप जब निकालेंगे 28 मिनट्स, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि इवेंट्स ऑफ टेलोफेज, तो टेलोफेज का क्या इवेंट्स होती है, यानी टेलोफेज में क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो टेलोफेज में प्रोफेज का रिवर्स होता है, तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लास्ट एंड डिस्क्रीट एलिमेंट्स, राइट आंसर हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर के रूप में आ जाएंगे, ये भी सही है। न्यूक्लियोलस, गाल्जी अपरेटस, ER ये सब क्या होंगे, बन जाएंगे। तो ऑल ऑफ द दीज ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइटोसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ, उससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करा दिए गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद मियोसिस का टॉपिक भी लेकर के जल्द से जल्द आपके पास लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।